एपिसोड 142। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सारंग का दर्द भरा मैसेज। अब तक आपने सुना, सभी की टीम को कल शाम 4 बजे तक बता दिया जाएगा कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। फिर हार और जीत के हिसाब से गेम होंगे, जो हारते जाएंगे वो गेम से निकलते जाएंगे। और लास्ट में 3 कंट्रीज के साथ गेम होगी, और यह कंट्री इस जो सबसे लड़कर लास्ट में 2 गेम में आएगी, जैसे सेमीफाइनल और फाइनल गेम में ही प्राइज दिए जाएंगे। सभी मीडिया वाले सभी की तस्वीरें खींचने लगते हैं और सभी ने वीडियो भी बना लिए थे। सभी मीडिया वालों ने इस वक्त सभी वीडियो सारी सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। कुछ ही देर में ही लाइक्स कमेंट आने लगते हैं। स्टूडेंट के हौसले बढ़ने लगते हैं। फिर सभी हॉल से चले जाते हैं। अमित मीटिंग ओवर कर देता है। इस 3 घंटे की मीटिंग बहुत सारी बातें हो चुकी थी। आज टाइम ज्यादा होने पर टेरेशा स्टेडियम जाने के लिए कल सुबह 10 बजे का टाइम रखा जाता है। अब आगे जापान में ईवा और विक्रम के साथ अमित, रूही, मीरा और अभिषेक कैफेटेरिया से अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आज का प्रोग्राम खत्म करके इधर इनकी सोशल मीडिया पर तेजी से जुडोका शोटोगन फाइट के एड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ईवा और विक्रम अपने रूम में चेंज करके बेड पर आ जाते हैं। दोनों आपस में बात करते हुए, ईवा, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपने अपनी तरफ से टूर पैकेज, अकादमी और जो स्टूडेंट्स और उनके मास्टर्स जीतने वाले हैं उनको आप प्राइज दे रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। हमने आप पर भरोसा करके ठीक किया है। यह मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी इस सोच पर। आप बेस्ट है। ईवा विक्रम के गले लग जाती है। थैंक यू विक्रम सर, आपने मुझे समझा और मेरा साथ भी दे रहे हैं। विक्रम मुस्कुराते हैं ईवा के करीब आते हुए, माय डॉल, अभी आपने हमारे बारे में जाना ही क्या है। इंडिया में पहुंचकर फिर आप नंदिनी की शादी में चलिए, तभी आपको पता चलेगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने ऐसे ही नहीं आपको दुनिया जहान से ढूंढा लिया है। हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा। फिर विक्रम उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर विक्रम अपने होंठ ईवा के होंठों पर रख देता है। फिर ईवा को किस करना स्टार्ट कर देता है। ईवा भी उसका साथ देने लगती है। एक दूसरे को किस करते हुए हाफ नेक्ड हो जाते हैं। जब दोनों का किस करने से जी भर जाता है, दोनों हाफ नेक्ड ही लेट जाते हैं। विक्रम ईवा को अपनी बाहों में भर कर लेट जाता है। ईवा का सिर विक्रम के सीने पर रखा हुआ था। ऐसे ही दोनों और भी देर बात करते हैं। रूही आज अपने रूम में जाते ही सबसे पहले बालकनी में जाती है और अपना फ़ोन उठाकर लखनऊ फ़ोन करती है। अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाती है और अपनी जानकारी देती। इंडिया में, रूही की माँ, आज कई दिनों बाद तुमने हमें फ़ोन किया है। और दामाद जी कैसे हैं? हमें अमित सक्सेना जी ने हमें तुम्हारी शादी की जानकारी दे दी थी। हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हारी शादी से अब हम तुम्हारे लिए बेफिक्र हो गए। क्या तुम्हारे साथ हैं? रूही, वो इंडिया में हैं, हमारे साथ नहीं हैं। सारंग सर भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर है। रूही की माँ, हमने दामाद जी की तस्वीर देखी है, बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी उम्र के ही लग रहे हैं। नहीं मम्मी, सारंग सर मुझसे 2 साल बड़े हैं। बेटा, तुम भी अगले मंथ अब 20 साल की हो जाओगी। हम लोग बड़े साहब संजय राजवंश सर के साथ उदयपुर आ रहे हैं दामाद जी से हमारे मुलाकात करवाना। रूही मुस्कुराते हुए, हाँ मम्मी, बिल्कुल मिलवाऊंगी, पापा से कहना मैं बहुत खुश हूँ। ईबू बॉस हमारा बहुत ध्यान रखती है। रूही की माँ, हाँ बेटा, हम उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने हमारी जिंदगी संवार दी। रूही, ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे अब सर से भी बात करनी है। ठीक है बेटा। रूही की माँ फ़ोन रख देती है। फिर रूही सारंग को फ़ोन लगाती है। सारंग बेसब्री से रूही के फ़ोन का इंतजार देख रहा था। रूही के रूम में मीरा भी थी।
मीरा भी पहले अपने घरवालों को फ़ोन करती है, फिर दीपेश को भी फ़ोन लगाती है। दीपेश मीरा का फ़ोन उठा लेता है। सारंग अपने रूम में रूही का फ़ोन रिसीव कर लेता है, और जान बताओ अब तुम कैसी हो? रूही आप कैसी हो का आपका क्या मतलब है? मैं क्या बीमार थी जो कैसी हूँ? सारंग अरे नहीं यार कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसे ही पूछ लिया। यार तुम्हारी बहुत याद आती है। सुनो। रूही उधर से हाँ सुन रही हूँ। सारंग हमारा एनुअल फंक्शन आने वाला है जिसमें लैला मजनू का ड्रामा क्रिएट होगा और एक डांस कंपटीशन भी होगा। पहले डांस कंपटीशन नहीं था, अब इस बार एनुअल फंक्शन में डांस कंपटीशन भी रखा गया है। सारंग रूही तुम्हें थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आती ही होगी। रूही नहीं मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती है। सामरिन यार ऐसा तो ना बोलो क्योंकि मैंने उस मनीषा को इस ड्रामा में पार्ट लेने के लिए मना कर दिया है क्योंकि उसकी एक्टिंग स्किल भी अच्छी नहीं है। और अगर तुमने इसमें पार्ट नहीं लिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। रूही अच्छा हंसते हुए वह आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से। सारंग क्या मजाक करती हो? अब वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्योंकि मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखता। रूही हंसते हुए ऐसा क्यों? सारंग क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। रूही किससे आपकी शादी हो गई? आपने शादी भी कर ली और मुझे पता भी नहीं चली। फिर भी ये बताए आपने शादी किससे की? सामृग भी हंसते हुए एक मार्शल फाइटर से जो मेरे लिए बहुत ही क्यूट है और बहुत ही नटखट, एक पगली सी जो इस वक्त वो जापान में है। मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बहुत ही निर्दयी है, उसे जरा भी मेरी याद नहीं आती है। रूही अच्छा जी तो आपकी बीबी जापान में है और आपको छोड़कर चली गई, उसको आपकी जरा भी याद नहीं आती है। सारंग हाँ बहुत ही दुष्ट है, वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रूही देखिए सर इस वक्त मैं जापान में ही हूँ, आप अपनी बीवी को मैसेज दे दीजिए, वह मुझे मिलेंगी, मैं उनके पास आपको मैसेज भेज दूंगी। सारंग सच कह रही हो, मेरा मैसेज उसकी तरफ पहुंचा दोगी? रूही हाँ मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। बताइए क्या मैसेज है? सारंग का मैसेज तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे बिछड़ के जिंदा हम रह नहीं सकते। ओ मितवा आरे आरे तुझे मेरा प्यार पुकारे आरे आरे, तेरी खातिर तो दुनिया की रस्मों को हम तोड़ेंगे दो, चाहे छूटे सारी दुनिया तुझको ना हम छोड़ेंगे -2। मितवा आरे आरे तुझे मेरा प्यार पुकारे आरे आरे, तुम मुझको मिलते हो अपनापन सा लगता है, तेरी प्यार की बाहों में मुझको जीवन सा लगता है। औद तेरी आंखों में दिन मेरा, जुल्फों में है शाम लगे, जीवन जिसको कहते हैं तेरा नाम लगे। ओ मितवा आरे आरे तुझे मेरा प्यार पुकारे आरे आरे। सारंग के दर्द भरे मैसेज सुनकर रूही रोने लगती है। उधर रूही फोन पर रोने लगती है। जब सारंग को लगता है रूही फोन पर सिसक रही है, रूही रो क्राइंग रही है, वह आवाज लगाता है रूही तुम रो क्यों रही हो? रूही मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सारंग अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही गाना गा रहा था, तुम तो सच में रो पड़ी। रूही पर आपने तो मुझे रुला ही दिया, अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपके बिना बाकी दिन कैसे गुजारूंगी? सारंग तो क्या मैं वहां आ जाऊं? बोलो कहो तो आ जाऊं, पासपोर्ट मेरा बना हुआ है, सिर्फ वीजा लेने की बात है। रूही को होश आता है नहीं नहीं आप नहीं आ सकते, बॉस बहुत डांटेंगी। आप अपनी पढ़ाई करिए और जो छूटे हुए काम हैं उन्हें भी पूरे करिए, कुछ ही दिनों में हम मिल ही जाएंगे। सारंग रूही कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ ये हमारी मजबूरी है, अभी हम नहीं मिल सकते, मुझे तो तुम्हारा इंतजार ही देखना है। रूही अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, कल भी बॉस के साथ रहना है। सारंग अच्छा ठीक है कल फोन करना। रूही फोन रख देती है। सारंग फोन को देख रहा है, पगली कहीं की, कहने को इतनी बड़ी मार्शल फाइटर है, अकेले 20 लोगों के साथ फाइट कर सकती है, लेकिन दिल से इतनी नाजुक मेरे मैसेज पर ही रोने लगी। सारंग की भी आंखें नम हो जाती। फिर से मुस्कुराते हुए मेरी पगली बीवी, रूही ये सच है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पर मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। एपिसोड 143 नीलिमा की शादी। सारंग का दर्द भरा मैसेज रूही की तरफ पहुंचता है। जब रूही सारंग का दर्द भरा मैसेज सुनती है वो रो पड़ती है। फिर सारंग उसे चुप करवा कर फोन रख देता है। फिर सारंग अपनी नम आंखों से मेरी पागली जंगली बिल्ली, फिर वह भी फोन रख देता है। अगले दिन जापान में सभी होटल से तैयार होकर टेरेशा स्टेडियम के लिए निकल जाते हैं।
टोक्यो की सेटागया शहर में पहुंचते हैं, जहां इस शहर के किनारे जो थोड़ा जंगल मैदान के बराबर से टेरेशा स्टेडियम बनाया गया है, जो बहुत ही बड़ा था देखने में, जिसमें हजारों के करीब लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। उसके साइड में ही पार्किंग भी दी गई है। सभी गाड़ियों छोटी बड़ी सभी का इंतजाम किया गया है और स्टॉल लगाने के लिए भी जगह दी गई है, जो अपनी स्ट्रीट फूड और बच्चों के लिए टॉयज बेच सके, जिससे स्टॉल पर बेचने वालों को फायदा हो। ईवा स्टेडियम देखकर बहुत ही खुश थी, उसकी उम्मीद से ऊपर दिख रहा था। जैसा वह चाहती थी वैसा ही अमित ने उसको बनवाया था। स्टेडियम देखने के बाद वह अमित की तरफ देखती है और अमित से कहती है, हमें ऐसे ही 2 स्टेडियम लखनऊ में और राजस्थान के उदयपुर में चाहिए। विक्रम ईवा की तरफ देखता है, रियली डॉल, आप ऐसा चाहती हैं? आपके देश में भी ये बने तो फिर हम 3 स्टेडियम बनाएंगे अपने देश में। ईवा, ऑफ कोर्स मुझे अपने देश में भी ऐसे ही स्टेडियम चाहिए, बल्कि 1 नहीं 2 और आपके 3 मिलाकर 5 चाहिए, जिससे हमारे देश की भी तरक्की हो और ऐसे ही खेल हो। जानती हूँ वहाँ मार्शल कुंग फू की पकड़ कम है, लेकिन वहाँ और भी गेम होते हैं, पर मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान में भी ऐसे ही बड़े गेम हों, जिससे उनकी भी तरक्की हो और स्टूडेंट को फ़ायदा मिले, जो सीखना चाहते हो, जो अपना का करियर बनाना चाहते हों। विक्रम, और अब हम भी यही चाहेंगे, हमारे देश में भी ऐसे ही स्टेडियम बने। विक्रम बहुत खुश होता है उसके फैसले से। विक्रम, हम आपके साथ हैं। ईवा, और हम भी आपके साथ हैं स्टेडियम बनवाने के लिए। हम भी यही चाहेंगे कि हमारा देश भी आगे बढ़े। विक्रम, फिर आपने जापान ही पहले क्यों चुना? आप पहले इंडिया को भी चुन सकती थीं। ईवा, इसका भी रीजन है सर, यह मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अब मुझे अपने इंडिया में भी ऐसे ही 2 और आपके 3 स्टेडियम चाहिए। अब ये 5 हो गए, उसने अमित से कहा। इस गेम के पूरा होने के बाद अगले माह हमसे आपको इंडिया के लखनऊ में और उदयपुर में आप जगह सर्च करके बताएंगे, और 3 सिटीज इंडिया में जाने के बाद में बताएंगे कि स्टेडियम कहाँ बनाए जाएं। सभी अलग अलग सिटीज में बनाए जाएंगे। ईवा, और गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए उसका हम इंतजाम कर लेंगे, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हों। कितना भी पैसा लगे उतना बताना, पूरी कोशिश करूंगी कहीं भी कमी ना रह जाए, और हो सकता है हमें इस गेम में भी बहुत मुनाफा होगा, और इस मुनाफे के पैसे हम इंडिया के स्टेडियम में लगाएंगे, जो हमें घाटे का सौदा नहीं दिख रहा है। विक्रम ईवा को हैरानी से देखता है। इसका मतलब यह आपकी बिजनेस में मुनाफा देगा? ईवा मुस्कुराने लगती है। बिल्कुल, ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट भी है। विक्रम, तो जो हम सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। अमित, मिस्टर राठौर, हमने आपसे पहले ही कहा था, अभी तो आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे। विक्रम, हम तैयार हैं अपनी डोल के सरप्राइज लेने के लिए। तभी अमित के पीछे सुई सुई आ जाती है। अमित उसको देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है, वह उससे दूर जाने लगता है। तब तक मास्टर जी ईवा के पास आते हैं। बॉस, चलिए उद्घाटन करना है आपका, वहाँ इंतजार हो रहा है, क्योंकि शाम 4 बजे से गेम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 10:30 बज रहे हैं। टिकट की खरीदारी 3 बजे से शुरू हो जाएगी। अमित, मात्र 1 घंटा? ऐसा क्यों? मास्टर जी, क्योंकि 1 घंटा काफ़ी है, क्योंकि सभी का शेड्यूल बनाया जाएगा, हर टीम को अलग अलग भागों में रखा जाएगा। अमित, ठीक है, चलिए फिर। मास्टर जी के साथ सभी उसे तरफ चल देते हैं जहां उद्घाटन के लिए रिबन बांध गया था। ईवा और विक्रम आगे थे। ईवा, मास्टर जी, इस बार का उद्घाटन हम अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काटेंगे, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? मास्टर जी, हम क्यों एतराज करेंगे, ये तो उनका अधिकार है, वह आपके हस्बैंड है। ईवा ने हल्की सी स्माइल दी और विक्रम की तरफ देखने लगी। विक्रम, यह आपका ही अधिकार है, आप हमें इसमें क्यों शामिल कर रही हैं? ईवा, क्योंकि आप हमारे जीवन साथी हैं, हमारा आपके ऊपर पूरा अधिकार है, तो आपका भी हमारे ऊपर पूरा अधिकार है। आगे से हम जो भी काम करेंगे आपके साथ करेंगे, बस बिजनेस के तरीके अलग होंगे, जो हम पहले से हम अपने बिग बी के साथ करते आ रहे हैं, क्योंकि वो गुण हमने बचपन से अपने डैड के साथ सीखे हैं। फिर सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां उद्घाटन के लिए रिबन बांधा गया था। ईवा और विक्रम रिबन के पास आ जाते हैं। रिबन की तरफ स्पॉन्सर्स और शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं। वहां पर जापानी सोंगर्स और जापानी ढोल बजने लगते हैं। ईवा और विक्रम दोनों साथ मिलकर स्टेडियम का रिबन काटते हैं। सभी क्लैपिंग करते हैं।
फिर वहां से ईवा और विक्रम स्टेडियम में ही कुछ प्राइवेट रूम्स बनाए गए थे, जिसमें वो सभी रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। शेयर होल्डर्स और स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं, जिन्होंने आज अमित से कहकर गेम के शेयर्स लिए हैं। वो सभी प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। जितना जिसको मुनाफा होगा गेम की हार जीत पर निर्भर होगा, उसको उसी के हिसाब से मुनाफा दे दिया जाएगा। इंडिया उदयपुर का राजमहल में नंदिनी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। कविता रानी साहिबा नंदिनी के लिए देश विदेश से डिजाइनर कपड़े, नए डिजाइन की ज्वेलरी मंगवाई जा रही है। नीलिमा के रूम में मंजुला, जीजी शाह, ये संगीता अब तक भाई शाह का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। जब देखो मुंह उठाकर महल में आ जाती है, जबकि भाई साहब तो इसके चक्कर में हम सबको फोन करना ही भूल गए हैं। और तेज सिंह भाई शाह भी उनके साथ चले गए। जीजी शाह, भाई साहब शादी में आएंगे ना। नीलिमा, हाँ मेरी गुड़िया, वह जरूर आएंगे। हमारे भाई हमें विदा कराने जरूर आएंगे। तभी संगीता इतराती हुई नंदिनी के रूप में आ रही है, अपने ढेर सारे मेकअप में, स्कर्ट टॉप पहने, स्कर्ट भी घुटनों तक, जो बहुत ही चीप लग रही थी। मंजुला संगीता को देखते हुए अपना चेहरा बिगाड़ते हुए नंदिनी के कान में चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल आ गई। पता नहीं हमारा पीछा कब छोड़ेगी। जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। नीलिमा, जब तक भाई शाह किसी लड़की से शादी नहीं कर लेंगे तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगी। मंजुला, भाई साहेब तो इसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। नीलिमा, अब तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। मैंने सुना है रानी शाह इसके भाई वरुण के साथ करने के लिए सोच रही है। मंजुला, जीजी शाह चुप हो जाइए, पहले इस चुड़ैल को जाने दीजिए। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों भाई बहन मुझे बहुत दुष्ट और राक्षस दिखाई देते हैं। मंजुला, अपने मन में, हमारी माँ कभी भी इनके भाई से हमारी शादी नहीं करेगी। हम मरना पसंद करेंगे पर वरुण से शादी करना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। एक नंबर का चीप आदमी है। तब तक संगीता नीलिमा के पास आ जाती है। हाय नीलिमा, कैसी हो? अब तो तुम्हारी शादी नजदीक आ रही है। विजयराज जी कैसे हैं? उनसे बात होती है कि नहीं? संगीता अपना मेकअप सही करते हुए नीलिमा से बात कर रही थी। मंजुला अपने मन में चुड़ैल कहानी की, न जाने खुद को क्या समझती है। नीलिमा, ये बताओ संगीता जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? संगीता, आपसे ही मिलने आए हैं। अब आप चली जाएंगी तो यह महल सुना थोड़ी रहने देंगे। संगीता, फिर हम आ जाएंगे इस महल में विक्रम कुंवर शाह से शादी करके। तभी मंजुला बोलती है, पर संगीता जीजी, आपसे भाई साहब तो शादी करेंगे नहीं, तो आप इस महल में कैसे आएंगी? संगीता, राणा साहब ने हमारे डैड से वचन लिया है, इस बार वह हमारी शादी कुंवर शाह से करवाकर ही रहेंगे। राणा साहब ने कहा है अगर वो शादी के लिए मना करेंगे तो उन्हें युवराज की गद्दी ना देने की बात करेंगे, जिससे फिर वो हमसे शादी कर लेंगे। नीलिमा की शादी के बाद। मंजुला, फिर तो आप सपने में ही सोचिए, क्योंकि उन्हें महल की गद्दी का भी लालच नहीं है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए। सिर्फ और ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट एफएम पर मिलेगी। कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।